देखिए परिपथ में प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। पहले हम लोग आज श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। सबसे पहले बताना है हमें कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है क्या है। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पहले भी देख लिया था कि कैसे इसको परिभाषा देना है। समझ में आया था कि नहीं आया? क्या था परिभाषा, बोलना नहीं हम लोग को। देखिए क्या है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, देखिए हमारा ये सामने जो एक पिक्चर बना है कि यह प्रतिरोध है, ये ए बी एक प्रतिरोध है, R1 एक प्रतिरोध है जिसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा का नाम बी है। R2 दूसरा प्रतिरोध है जिसका एक सिरे का नाम बी और दूसरे सिरे का नाम सी है। R3 तीसरा प्रतिरोध है जिसका पहले सिरे का नाम सी और दूसरे सिरे का नाम है डी। तो कहता है जब प्रतिरोधकों का, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, इस साइड वाला हो गया हमारा दूसरा छोर, इस साइड वाला हो गया पहला छोर। क्या कहता है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरा प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर होगी? एक बार फिर से, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो जोड़ दिया गया, ये जोड़ने सीख गए आप लोग और यही परिभाषा आपका यहां तक आ गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं? ठीक है, अब कहता है कि यहां परिभाषित करें तो परिभाषा तो हो गया। नेक्स्ट है एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। इस तरीके से यदि जोड़ दिया जाता है प्रतिरोधकों को तो उसके बाद जो टोटल जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो कितना होगा, उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। समझ गए? उसके लिए हमें एक सूत्र स्थापित करना है। कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कभी ऐसा भी लिख देता है क्वेश्चन में, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करते। व्यंजक प्राप्त करना माना यही तो सूत्र स्थापित करना। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हम तब इसमें इस फिगर को देखना होगा। क्या है कि यहां पर मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? तो तीन प्रतिरोध R1 है, R2, R3 इस सब तो है। हम लोगों ने माना कि तीन प्रतिरोध है, क्या नाम है इसका? AB, दूसरा का नाम BC, तीसरा का नाम CD। तीन गो प्रतिरोध है। समझ में आ रहा? वही लिख देगा, माना कि AB, BC और CD तीन प्रतिरोधक है। ठीक है, और उसको क्या किया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़े गए। समझ में आ रहा है? देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाएंगे तो लिख भी पाएंगे, है कि नहीं? रटने से बहुत भारी लगेगा, नहीं रटोगे तो तुम आसानी से बना पाओगे। कहता है कि माना कि AB, BC, CD तीन प्रतिरोधक को कैसे जोड़ दिया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़े गए आज जिनके प्रतिरोधक माने इसका जो प्रतिरोध AB जो एक प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध कितना है? तो कितना ओम है? ऐसे प्रतिरोध कैसा है? मात्रक ओम होता है। तो कहते इसका प्रतिरोध कितना है? तो हम मान लेते हैं AB जो प्रतिरोध है उसका AB जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध कितना है? R1 है, BC वाला का R2 है और CD का है R3। समझ में आया? वही कहता है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए जिनके प्रतिरोध क्रमशः कितना है? R1, R2 एवं R3 है। हो गया R1, R2, R3। अब R1 का दो सिरा है, एक तो A एक तो B। R2 का दो सिरा है, B और C। R3 का दो सिरा, C और D। समझ में आ रहा? अब देखिए इनके यहां तक हो गया था कि R1, R2, R3 है प्रतिरोध। समझ में आ गया? इसके बाद है क्या? R1 का दो सिरा है, एक तो A और B। अच्छा ये बताओ, विभवांतर हम लोग पढ़े थे, याद है कि विद्युत परिपथ में एक बिंदु से इकाई धनावेश को क्या करते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है विभव।
विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, विभव को ले आवेश को ले जाने में जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। तो देखिएगा, अब देखिए R1 जो एक प्रतिरोध है, इसका एगो सिरा A है, दूसरा सिरा B है। A और A से जो B तक ले जाएगा, A से B तक ले जाएगा आवेश को, तो काम होगा कि नहीं होगा? A से B तक ले गया, ठीक, एक तो काम हुआ, कुछ तो काम हुआ, उसी का नाम हम रख दिए क्या? V1। विभवांतर कहते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पर विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो काम किया गया वही चीज क्या है? विभवांतर है। तो ये मान लेते हैं A और B के बीच का विभवांतर V1, और B से C तक ले गए तो इसका विभवांतर हो गया कितना? V2, और C से D तक ले गए उसका विभवांतर हुआ। यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 था, और इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः इसके बीच का विभवांतर V1, इसका बीच का विभवांतर V2, और इनके बीच का विभवांतर V3 है। यहां तक हो गया। अब देखिए, इनसे प्रवाहित होने वाली धारा तो कुछ होगी ना, तो वो धारा क्या है? मान लेते हैं इनसे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I है ना, तथा इनसे प्रवाहित धारा क्या है बाबू? I है। अब ध्यान देना, जो धारा बह रही है, तो ये बताओ, यहां से गुजर के ऐसे होकर के जब इधर से होकर गया, तो हर जगह तो समान धारा बह रही है कि नहीं? कहीं बाट तो कोई छीन तो नहीं गया इसका धारा, तो सब तो बराबर से जा रहा है ना, तो ये धारा मतलब सभी से होकर के जा रहा है बराबर रूप से, ठीक है ना। तो इनसे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? अब ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम क्या पढ़े थे हम लोग? कल पढ़े थे। ओम का नियम V बराबर IR, ऐसे करके आया था। V बराबर IR, तो V बराबर IR होता है। तो हमारा पहले यहाँ का बात करो, इस जगह पर बात, तो यहाँ पर V1 है, V1 है ना, तो प्रवाहित होने वाली धारा I, और इसका प्रतिरोध का नाम कौन सी है? R1। तो क्या बोलेंगे? V, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो V1 बराबर क्या होगा? I, और इस जगह पर है तो IR1, ये ना होगा। इस जगह यहाँ पर के लिए V1 बराबर क्या होगा? IR1 होगा कि नहीं? वही चीज को लिखा गया, V1 बराबर क्या होगा? दूसरा, अब यहाँ पर जाइएगा, V2, तो प्रवाहित होने वाली धारा I, और यहाँ का प्रतिरोध R2, तो क्या हुआ? V2 बराबर कौन सी हो गया? IR2। ये भी हुआ कि नहीं? इसी प्रकार चले जाइए V3 के पास, तो क्या बोलिएगा? V3 बराबर कौन चीज? I, और R, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ गए? ठीक। सोचिए, आप यहां से यहां तक लाए, थोड़ा सा काम हुआ, कुछ काम हुआ, फिर यहां से यहां तक ले गए, फिर कुछ काम हुआ, फिर यहां से और आगे ले गए, 3 बार काम हुआ। अब कहेंगे तब टोटल काम कितना हुआ? तब यहां से जहां से उठाए तो वहां से उठा करके यहां तक में, इसका बीच का टोटल काम, यही ना। तो अब देखिए, हमारा पहले इतना दूर गया तो इसका नाम था V1, यहाँ कितना काम हुआ? V1। जो बीच में विभवांतर होता है वो क्या होता है? कितना होता है? V1। और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना हुआ? V2। और यहाँ से आगे बढ़ करके कितना हो गया? V3। अब कहेंगे तब यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो ये जो विभवांतर होगा क्या होगा? सबका योग होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, अब एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में जो काम किया गया उसी को कहता है विभवांतर। तो कहते हो, देखो, यदि सिरों A तथा D के बीच का विभवांतर भी हो। अब देखिए, ये छोटा सा जगह में था तो V1 बोले थे, इसमें V2 बोले थे, इसमें V3। अब कहते A से D तक लगे, एक के बार यदि हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विभवांतर का हमने V मान लिया। अब देखिए, कोई आदमी यहाँ थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा काम किया, 3 आदमी मिल करके काम किया, उसका जो तीनों का मजदूरी हुआ अलग अलग हुआ। अरे यदि एक ही आदमी यहाँ से उठा करके ले जाएगा तो उसको उतना मजदूरी नहीं देगा? देगा कि नहीं? 3 आदमी को तुम थोड़ा थोड़ा करके देगा। एक ही आदमी यहाँ से उठाया और वहां तक लेगा तो मजदूरी तीनों मिला के नहीं दे देगा के बाद? वही बात है। तो समझे, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका विभवांतर कितना हो गया? V हो गया। यदि सिरों A तथा D के बीच का विभवांतर कितना हो गया? V हो, तो V बराबर क्या होगा? ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा? V बराबर क्या होगा? ये पहला वाला V1, और प्लस क्या होगा? V2, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीनों काम जोड़ेंगे कि नहीं? V के लिए जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई दिक्कत है?
एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो V बराबर आ जाइए, ये V1 का मान आप यहां से लिखिएगा। देखिए V1 बराबर, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आसान हो जाएगा। V1 बराबर हो जाएगा IR1, जहां V1 वहां IR1, जहां V2 वहां पर IR2, जहां V3 वहां लिखेंगे IR3। लिख दिए। अब देखिए सबके पास I, तो हो गया I कॉमन, सबसे I निकल गया, अंदर में बच गया इसके पास R1, इसके पास R2, इसके पास R3। ये हो गया V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समीकरण नंबर 4, ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए A से लेकर के D का विभवांतर कितना हुआ था? अच्छा, ये 3 गो चीज लगा हुआ है ना साथ में, 3 ठो प्रतिरोध लगा है ना, तो तीनों ठो प्रतिरोध मिला देंगे तो कुछ तो होगा, कुछ भी तो होगा ना, कुछ प्रतिरोध होगा। उस प्रतिरोध का नाम हम लोग रख देंगे RS, क्योंकि यह प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा है। सीरीज माना हुआ श्रेणी क्रम, इसलिए इसका हम रख दिए नाम RS। मान लेते हैं कि A एवं D के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध, A से लेकर के D के बीच में 3 गो प्रतिरोध जोड़ दिया है, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? तो तीनों प्रतिरोध मिला करके उसका हम मान लेते हैं कितना हुआ, उसको कहते हैं RS। वो प्रतिरोध टोटल कितना हो गया? RS। ये A से लेकर के D तक गया तो वो टोटल प्रतिरोध को हम लोगों ने क्या मान लिया? वही लिखा, माना कि A एवं D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है। A से लेकर के D तक गया तो ये 3 गो प्रतिरोध जो बीच बीच में दिख रहा है, मान लेते तीनों मिला करके कितना हो गया? RS हो गया। अब देखो फिर लगा दो ओम का नियम से, तो V बराबर, देखिएगा यहां से यहां तक का विभवांतर क्या हुआ था? V। तो V बराबर ये जो धारा बह रहा था I, और टोटल प्रतिरोध का मान कितना बोले? RS बोले ना। तो V बराबर यहाँ से टोटल वर्क जो विभवांतर था वो कितना था? V था। यानी V बराबर क्या बोलेंगे? टोटल धारा बहने वाली I, और यहाँ प्रतिरोध हुआ तीनों मिला के RS, यानी V बराबर IRS। ये नाम हुआ समीकरण 5, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों पर गौर करिएगा। दोनों का बायां हाथ देखिए बराबर है, मतलब LHS साइड बराबर है। देखिए इसका LHS V, इसका भी LHS V। तो क्या बोलेगा? समीकरण 4 एवं 5 से 4 और 5 दोनों मिला के देखिएगा तो क्या मिलता है? देखिए कि यदि किसी समीकरण का यदि LHS बराबर हो जाए ना तो RHS भी बराबर। तो देखिए समीकरण का यहाँ पर भी LHS में भी और यहाँ पर भी है भी, तो हम क्या करेंगे? यानी ये RHS भी बराबर, तो IRS बराबर क्या हो जाएगा? IR1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए IRS बराबर हो गया IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब इधर में भी I है, इधर में भी I, I और I चली गई, ये I और I चली गई, मतलब कट गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? RS का बराबर क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने क्या जाना कि यदि RS किसको माने थे? A से लेकर के D तक समतुल्य प्रतिरोध, बोले A से D तक मिलाकर समतुल्य प्रतिरोध क्या माने थे? RS। और जब हम लोग RS का जो सूत्र निकाल के देखे तो RS बराबर हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, अर्थात श्रेणी क्रम में जब भी कोई प्रतिरोध को जोड़ेंगे ना, बोले अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यदि हम कोनो प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो कहते हैं प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के, ये सब जो प्रतिरोधक हुआ, इन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध, जैसे R1 R2 R3 है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ क्या हुआ? जोड़ हुआ, घटा हुआ, क्या हुआ? गुना हुआ, क्या हुआ? जोड़ हुआ है ना। यानी क्या बोलेंगे? उन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। समझ गए?